ताज्जुब की बात है कि जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेजी और राजपूती खून दौड़ रहा हो, जो बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम का जहांगीर था। सल्तनते हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल का मातम 7 दिनों तक चला। 8वें दिन यानी 24 अक्टूबर 1605 को आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत बज उठी। इन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर दुनिया और इतिहास में पेशो पेश ना हो, इसलिए मुगल सलीम ने खुद के जहांगीर होने का ऐलान करवा दिया। जहांगीर यानी दुनिया को जीतने वाला। हालांकि सब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। चर्चित पत्रकार साजी जमा अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फकीरों ने कभी बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। सो सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख लिया। जो भी है, सलीम के खाते में ऐसी कोई अहम लड़ाई या ऐसा कोई अहम वाक़या दर्ज नहीं है जो उसके नाम की गवाही देती हो। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगल इतिहास में बड़े चाव से लिखा जाता है। सलीम बादशाह अकबर और आमेर के राजा भारमल की बेटी का संतान था। कोई उसका नाम जोधा बोलता है तो कोई हीर कंवर। कुछ लोग तो उसे आमेर का न होकर जोधपुर का बताते हैं। सोचना दिलचस्प है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की रगों में राजपूती खून भी था, फिर भी राजपूतों को मुगलों के नाम से परहेज क्यों? उन्हें तो फक्र होना चाहिए। उस दौर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हिंदुस्तान में राजपूत और मुगल दोनों ही बराबर के हिस्सेदार रहे हैं और गौरवशाली मुगल काल पर उनका भी आधा अधिकार है। वापस अपनी बात पर आते हैं। जब रानी गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहने के लिए भिजवा दिया। अकबर की ख्वाहिश थी कि तैमूर का वंशज चिश्ती के साए में ही दुनिया में आए। बताते हैं कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस पर अकबर ने कहा था कि वे पहला बेटा शेख की सरपरस्ती में देंगे, लिहाजा जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम चिश्ती के ही नामों पर धरे गए थे। जहांगीर जिस तख्त पर बैठा वह बाबर, हुमायूं और अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया, पर इसका भी सूत्रधार शाहजहां था। उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में शासन की बागडोर नूरजहां के हाथों में आ गई थी। जहांगीर और शाहजहां अकबर की श्रेणी के शासक नहीं थे, पर वे दोनों इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित राजकीय और सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा था। अकबर ने इस ढांचे को इतनी खूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के 100 साल बाद तक हिंदुस्तान को कोई विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो सवाल यह उठता है कि फिर जहांगीर को इतिहासकार महान मुगलों की श्रेणी में क्यों रखते हैं? शायद इसलिए कि वह कला की परख रखता था जो उसके काल में ऊंचे स्तर तक पहुंची, और शायद इसलिए भी कि कुछ इतिहासकार उसे सबसे सहिष्णु मानते थे। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पंछियों, जानवरों और विज्ञान से बेहद लगाव था और इसका जिक्र जहांगीर नामा में मिलता है। उसके शासनकाल में लिखी गई यह किताब उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का दिन ब दिन बयां करती है। जहांगीर को क्रूरता देखने में आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों द्वारा कुचलवाना उसका पसंदीदा नज़ारा था। एक बार किसी मुलाजिम के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म सुना दिया। इससे जाहिर होता है कि जहांगीर के मिजाज में कुछ पीड़न कामुक भाव भी था, लेकिन मुगलों की क्रूरता अन्य मुसलमान शासकों या यूरोप के राजाओं से कम थी। जहांगीर के शासन के शुरुआती 17 साल शांति से गुजरे। सिर्फ उसके बेटे बागी खुसरो ने जरूर उसे कुछ दिक्कतें दी थी, पर जहांगीर ने उसकी बगावत को हर बार कुचल दिया। आखिरी बार तो उसने खुसरो को लगभग अंधा ही कर दिया था। इसी दौरान नूरजहां उसकी जिंदगी में आई। नूरजहां और जहांगीर की मुलाकात भी एक दिलचस्प किस्सा है। इसके कई संस्करण हैं। कुछ कहते हैं कि जहांगीर ने एक बार उसे कहीं देख लिया और दिल दे बैठा। एक तरफा इश्क में गिरफ्तार उसने उसके शौहर को मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग से उसका निकाह लाहौर जाकर किसी और से करने को कहा।
इस प्रकार इराक का अली कुली बेग उसका शौहर हुआ। जब जहांगीर शहंशाह बना, उसने अली कुली बेग को बंगाल भेज दिया, जहां किसी जंग में वो मारा गया। इसके बाद नूरजहां आगरा चली आई और 1611 को ईरानियों के उत्सव नौरोज में उसकी मुलाकात जहांगीर से हुई। 1616 में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश अफसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक नज़दीकी से देखा। रो ने बड़ी ईमानदारी से उसका बयान भी किया है। उसके मुताबिक नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। नूरजहां का यूं ताकतवर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, वह खूबसूरत थी और होशियार भी। 1620 ईस्वी के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दम्मे का रोगी हो गया था। इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर थाम ली, अपने नाम के सिक्के गड़वाए और कामकाज के अहम फैसले लेने लगी। उसका परिवार जहांगीर के सबसे नज़दीकी लोगों में शामिल था। इससे आगरा के राजनीतिक हालात बदलने लगे थे। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम तेज तर्रार और जंगजू था, पर फिर भी अकबर से कम। जिस मेवाड़ को अकबर भी न जीत पाए थे, वहाँ का राणा खुर्रम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। खुर्रम भी राणा की ताकत और न झुकने की आदत से रूबरू था। उसने राणा से आसान सी शर्तों पर आत्मसमर्पण करवाया। खुर्रम ने राणा से सिर्फ मुगलों की सरपरस्ती कबूल करने की शर्त रखी थी, जिसे राणा ने मान लिया। खुर्रम का आगरा दरबार में काफ़ी मान हो गया था और उसे शाहजहां की पदवी से नवाजा गया। इस प्रकार जहांगीर के शासन में 2 धड़े पैदा हो गए थे, पहला नूरजहां और दूसरा शाहजहां का। नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा तो उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार को बढ़ावा दिया। उसने पहली शादी से हुई औलाद लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवाकर आगरा का माहौल गरमा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्कन गया हुआ था। जब उसे यह खबर मिली तो उसने विद्रोह का ऐलान कर दिया। मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो यह थी कि उत्तराधिकार पर कोई नीति नहीं थी। लिहाजा मुगल शहजादे तलवारों के जोर पर फैसला करते। शाहजहां की फौज जहांगीर की सेना से भिड़ गई। जहांगीर की जीत हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ली। बताते हैं कि दोनों ने अपनी पगड़ी एक दूसरे को दे दी थी। बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ़ कर दिया, पर नूरजहां ने उसके बेटे औरंगजेब और दारा सिकों को बतौर जमानत आगरा दरबार में रख लिया। विडंबना देखिए, ये दोनों भाई जो उत्तराधिकार के लिए बतौर जमानत जमा हुए थे, आगे चलकर इसी गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़े। 28 अक्टूबर 1626 को जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की मौत हो गई। अब खाली शाहजहां ही बचा था जो गद्दी पर बैठता। जहांगीर की तबीयत बेहद ख़राब होने लगी थी। परवेज की मौत के ठीक 1 साल बाद उसके इंतकाल वाले दिन यानी 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते हुए जहांगीर राजौरी में चल बसा। उसे लाहौर में दफनाया गया और शाहजहां गद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल को इसलिए भी याद किया जा सकता है कि उसी दौरान अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान आगमन हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। उधर मुगलों के जहाज हज और व्यापार के लिए अरब सागर में जाया करते और अक्सर पुर्तगाली लुटेरे या सैनिक उन्हें लूट लिया करते थे। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से समुद्र की बादशाहत छीन ली थी। जहांगीर इस बात के चलते अंग्रेज़ों से प्रभावित हो गया था, क्योंकि मुगलिया जहाज़ों को रोकने वाला अब कोई नहीं था। जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी। आने वाले 100 सालों तक किसी भी मुगल ने अंग्रेज़ों को संजीदगी से नहीं लिया। कमाल की बात है कि थॉमस रो जब हिंदुस्तान से वापस गया तो उसने अपने दौरे को असफल बताया था। विश्व इतिहास में उन 3 सालों की असफलता पर भारत की गुलामी की बुनियाद रखी गई थी। तो दोस्तों, आप जहांगीर के शासनकाल को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।